हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट हैं तो आज स्वागत करता हूं आप सभी को। देखिए आज का जो प्रश्न है अपने आप में बहुत बड़ा है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ा में है ये प्रश्न जो है आप सभी के बीच में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये अपने आप में जो प्रश्न है समझ सकते हैं कि यहाँ पे 11 पेज में है, तो आप लोग को जो एग्जाम में इसको लिखना पड़ेगा कम से कम 5 पेज में। ये प्रश्न जो है 6 पेज में, 5 से 6 पेज में जरूर जाएगा, इतना बड़ा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है हमेशा 15 नंबर में पूछता है और जो है कभी कभी 10 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो ईसीटी से संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग में पूछेगा ही पूछेगा या शॉर्ट में, तो जो है आप लोग को लिखने का काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम ईसीटी का संपूर्ण डिटेल देखेंगे। अब देखिए ईसीटी एक प्रकार से थेरेपी है, मशीन थेरेपी है, समझ गए ना। यह एक मशीन होता है जी। तो आपको क्या याद रखना है कि ये ईसीटी होता क्या है, इसका संकेत और विपरीत संकेत। मतलब ईसीटी कब दिया जाएगा कब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वही होता है संकेत मतलब ईसीटी देने के लिए, और होता है विपरीत संकेत मतलब ईसीटी जब नहीं दिया जाएगा। ठीक है और ईसीटी की प्रक्रिया व क्रिया विधि को समझाए, मतलब ईसीटी का जो है प्रोसेस कैसे कैसे होगा और मैकेनिज्म समझाना है। समझ गए, तो ईसीटी के बारे में डिटेल से देखना है, आपको चीज़ें याद रखना है कि ईसीटी में हमको क्या क्या लिखना है। तो प्रोसेस याद रखिएगा, क्रिया विधि याद रखिएगा, इसका लक्षण याद, जटिलता याद रखिएगा, साइड इफेक्ट कि ईसीटी देने के बाद क्या क्या हो सकता है, किसको नहीं दे सकते हैं, इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ईसीटी का। देखिए ईसीटी जो होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सन ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रो कन्वल्सन ट्रीटमेंट होता है। समझ गए ना, इलेक्ट्रो कन्वल्सन ट्रीटमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है। चलिए देखते हैं। देखिए ईसीटी जो होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सन उपचार, ईसीटी जो है यह क्या होता है, यह एक दैहिक उपचार है, विधि है जिसमें कृत्रिम दौरे उत्पन्न करने हेतु एक या दो इलेक्ट्रोड की सहायता से करोटी के टेम्पोरल क्षेत्र, टेम्पोरल लोब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से ग्रैंडमल सीजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए ईसीटी जो है किसी भी पागल व्यक्ति जो होता है, किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में चला गया है, बहुत ज़्यादा उसको जो है अंदर मतलब नहीं देखते हैं, पागल व्यक्ति को जो विद्युत शॉर्ट सर्किट लगाया जाता है तो वो जो है आपका ईसीटी ही होता है। ईसीटी एक मशीन होता है, एक उपचार होता है जिसके द्वारा जो है इलेक्ट्रोड लगा होता है, जो क्या करता है आपका टेम्पोरल लोब में विद्युत को प्रवाहित किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो है कृत्रिम रूप से ग्रैंडल सीजर उत्पन्न किया जा सके। समझ गए ना, जिसका उपयोग किया जाता है ग्रैंडमल सीजर उत्पन्न करने के लिए। समझ गए, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक या दो इलेक्ट्रोड की सहायता से करोटी टेम्पोरल क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए ईसीटी एक दैहिक उपचार है जिसमें कृत्रिम दौरे उत्पन्न करने के लिए, किस प्रकार का दौरा? कृत्रिम सीजर उत्पन्न करने के लिए एक या दो इलेक्ट्रोड समझते हैं ना, जो विद्युत शॉर्ट सर्किट होता है जहाँ पे एक प्लग टाइप से लगा होता है, तार जुड़ा होता है, तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला मानिए ए है तो दो इलेक्ट्रोड हो गया। तो यहाँ पे एक या दो इलेक्ट्रोड को जो है क्या किया जाता है, इसके सहायता से जो टेम्पोरल क्षेत्र होता है, टेम्पोरल जो लोब होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ब्रेन का। समझ गए, ब्रेन में, और उसके बाद जो है क्या होता है ग्रैंडमल सीजर उत्पन्न किया जाता है, इसी कृत्रिम ग्रैंडमल सीजर। समझ गए, तो आपका ईसीटी ये होता है। समझ गए, तो यहाँ पे देखिए ईसीटी जो है इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे समझिए आपका एक इलेक्ट्रोड ए हो गया और एक इलेक्ट्रोड ए हो गया। समझ गए, तो यहाँ पे देखिए अगर ईसीटी जो है एक या दो दोनों के उपयोग होगा तो एक देखिए एकदम मध्य में है, ब्रेन के ऊपर में है, एकदम मध्य में है। समझ गए, और एक जो है टेम्पोरल लोब जो सामने वाला फ्रंट है, यहाँ फ्रंट पर यहाँ पे लगाया जाता है। समझ गए, तो ये चीज़ होता है। और देखिए इलेक्ट्रोड ये है आपका विद्युत सर्किट होता है और ये आपका मशीन होता है, ये विद्युत इसमें प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रोड निकला है और ये ब्रेन पर शिफ्ट है, लगाया जाता है ऐसे। ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपका एक और सिग्नल जुड़ा होता है जो कि यहाँ पे आपका देखा जाता है, जो मशीन वगैरह होता है वहाँ पे देखा जाता है कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। समझ गए, तो यही आपका होता है। देखिए ए है, विद्युत प्रवाहित हुआ, मशीन में गया, बी मशीन है, मशीन यहाँ से निकाला इलेक्ट्रोड के थ्रू, इसमें ब्रेन पर जो है विद्युत प्रवाह करेगा और फिर विद्युत प्रवाह करके जो है उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आपका यही होता है। तो यही आपका इलेक्ट्रोड का विधि है। समझ गए, चलिए अब हम लोग इसको जो है देखते हैं
अब देखिए ईसीटी समझ गए कि ब्रेन में लगाया जाएगा, या तो ब्रेन के ऊपर या ब्रेन के सामने, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोड होता है, समझ गए। अब ईसीटी का प्रयोग के संकेत, मतलब ईसीटी प्रयोग करने के लिए कब जो है संकेत देता है कि अब ईसीटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ ईसीटी हम लोग से पूछा है ना, संकेत और विपरीत संकेत, तो दोनों लिखना है, तो संकेत लिखते हैं, ठीक है। संकेत मतलब होता है कि कब जो है ईसीटी का उपयोग करने के लिए जो है बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला है मनोवृत्ति विकार की अवस्था में, ठीक है, कंडीशन ऑफ मूड डिसऑर्डर। देखिए मूड डिसऑर्डर की अवस्था में, मूड डिसऑर्डर कहा जाए तो मनोवृत्ति विकार, मतलब मूड के जो है डिसऑर्डर होगा मनोवृत्ति विकार की अवस्था में, जैसे सन्निपात उन्माद, समझ गए, भयानक पागलपन, सीजर दौरे में, अंगीय मनोवृत्ति विकार में, समझ गए। तो मनोविकार जो होता है सन्निपात, जिसको डेलेरियम बोलते हैं, ठीक है, डेलेरियम या मनिया जो होता है वही होता है। उसके बाद है भयानक पागलपन, मतलब सीवर जो पागलपन होता है वो दौरे में, और अंगीय मनोवृत्ति विकार में। ये जो है आपका मूड डिसऑर्डर, ये सब मूड डिसऑर्डर मानसिक प्रॉब्लम है, ये डिलीरियम, भयानक पागलपन, दौरा और अंगीय मनोवृत्ति विकार में, ठीक है, ये मूड डिसऑर्डर है। और इस मूड डिसऑर्डर में जो है पहला है मनोविकृति विकार की अवस्था में, पहला है याद रखिएगा कंडीशन ऑफ मूड डिसऑर्डर। और मूड डिसऑर्डर में सन्निपात में, भयानक पागलपन में, दौरे में और अंगीय मनोवृत्ति में जो है आपका ईसीटी संकेत करता है लगाने के लिए, समझ गए। पहला समझ गए। चलिए दूसरा यहाँ पे देखिएगा सिजोफ्रेनिया में, कंडीशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है, मानसिक विखंडन की अवस्था में। पहला क्या है मूड डिसऑर्डर, पहला याद रखिएगा मूड डिसऑर्डर की अवस्था में, ठीक है, मूड डिसऑर्डर। दूसरा याद रखिएगा कि सिजोफ्रेनिया की अवस्था में, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया में कौन कौन से होता है, हिंसक प्रवृत्ति होने पर, आत्महत्या भय की स्थिति में, मूर्छा होने पर, स्टूपर, उत्तेजना होने पर, एक्साइटमेंट, ये सब जो है आपका क्या करता है। और मनोविकार रोधी दवाइयाँ के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर, मतलब कोई ऐसा दवाइयाँ ले लिया मानसिक रोग का जो उसमें जो है विपरीत लक्षण दिखाई दे रहा है, तो उस स्थिति में ईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा है सिजोफ्रेनिया में, तो सिजोफ्रेनिया में हिंसक प्रवृत्ति होने पर, आत्महत्या की भय की स्थिति में, मूर्छा होने पर, ठीक है, उत्तेजना होने पर। ये नॉर्मली आपका जो है ब्रेन को चेंजेज करता है। मानसिक विखंडन मतलब अलग अलग प्रकार के जो है दिमाग में चेंजेज आने लगता है, डर, भय, उत्साह, समझ गए, ये सब जो है आपका सिजोफ्रेनिया में होता है। मतलब मन जो है खंड खंड में विभाजित हो जाता है, वही विखंडन होता है, समझ गए। तो कभी जो है हिंसक प्रवृत्ति का हो जाएगा, आत्महत्या के कभी स्थिति होने लगेगा, कभी मूर्छा आ जाएगा, कभी उत्तेजना हो जाएगा, कभी कोई ऐसे मनोविकार वाला दवाइयाँ ले लेंगे जिसके विपरीत लक्षण से। तो ये सब सिजोफ्रेनिया में भी ईसीटी दिया जाता है, समझ गए। ऊपर था मूड डिसऑर्डर, जैसे सन्निपात उन्माद था, उसके बाद था भयानक पागलपन था, दौरा पड़ना था, ठीक है। तो ये सब जो है आप इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तीसरा है कि अवसाद की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, मतलब पहला था मूड डिसऑर्डर, दूसरा है सिजोफ्रेनिया, अब तीसरा देख रहे हैं डिप्रेशन में, ठीक है। तो ये डिप्रेशन में जो है आपको क्या करेगा, लक्षण करेगा कि हाँ जो है ईसीटी कर सकते हैं, ठीक है। आत्महत्या भय अवसाद, आत्महत्या का कोई डर है मन में तो उसके जो है डिप्रेशन में जो है आपका दिया जाता है। अवसाद रोगी दवाइयाँ के संतोषजनक परिणाम न आने पर, कोई जो है आप डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहे हैं डिप्रेशन भगाने के लिए, बट वो दवाइयाँ काम नहीं कर रहा है, तो उसके जो है परिणाम नहीं आने पर ईसीटी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अवसाद रोगी दवाइयाँ के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर, कोई डिप्रेशन वाला दवाइयाँ ले रहे हैं और उसका जो है साइड इफेक्ट आपको हो जा रहा है, तो उसको जो है क्या किया जाता है, ईसीटी दिया जाता है दवाई न देकर, ठीक है। जल्दी परिणाम प्राप्त करने के लिए, अगर जल्दी परिणाम अच्छा लाना है रिजल्ट, तो जो है ईसीटी का उपयोग किया जाता है डिप्रेशन वाले पेशेंट में, ठीक है। मंद बुद्धि के दौरान अवसाद, अगर मंद बुद्धि है और उसको कोई अवसाद हो गया डिप्रेशन में है तो उसे जो है ईसीटी प्रयोग किया जाता है, समझ गए। तो ये आपका ईसीटी का तीसरा अवस्था था। पहला था मूड डिसऑर्डर, तीसरा सिजोफ्रेनिया और दूसरा सिजोफ्रेनिया, तीसरा है डिप्रेशन, समझ गए। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा कि असहयोगी मरीजों के उपचार में, ट्रीटमेंट ऑफ अनकोऑपरेटिव पेशेंट, असहयोगी मरीज के उपचार में, ठीक है।
चौथा जो है आपका वैसे मरीज के जो है यहाँ पे लगाया जाता है ईसीटी जो क्या करे, उपचार में जो है असहयोग करता हो। मतलब अगर उसको नॉर्मल अगर उपचार करते हैं तो उसमें जो है वो बहुत नखरे करता है, अब उठा पटा कर ट्रीटमेंट नहीं करने दे रहा है, तो उसको जो है लास्ट में ईसीटी किया जाता है, ईसीटी उपचार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका संकेत करता है कहाँ कहाँ, मूड डिसऑर्डर में, जहाँ पर भयानक पागलपन हो, उन्माद हो, सन्निपात हो, ठीक है, दौरा पड़ रहा हो, तो मूड डिसऑर्डर में। ठीक है, दूसरा था सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया में मन उत्साहित हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा, उसके बाद मूर्छा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत अधिक एक्साइटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है आत्महत्या का प्रयास हो जाएगा। तो ये सब में जो है आपका सिजोफ्रेनिया में जो है ये चीज़ दिया जाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन था यहाँ पे, तीसरा है डिप्रेशन का। ठीक है, डिप्रेशन में अगर कोई डिप्रेशन का दवाइयाँ ले रहा है, विपरीत चिन्ह है, तो उसमें दवाई ईसीटी किया जाता है। दवाइयाँ ले रहा है लेकिन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसको ईसीटी किया जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन में भय का, आत्महत्या का डर है तो जो है उसको क्या करेंगे, ईसीटी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब में जो है डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी ईसीटी दिया जाता है, जो कि तीसरा स्टेप था। ठीक है, चौथा स्टेप है कि असहयोगी मरीज के उपचार में, मतलब जो मरीज सहयोग नहीं कर रहा है उपचार में, उसको जो है ईसीटी दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन यही था, हो गया। चलिए, तो अब संकेत हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है कंट्राडिक्शन ऑफ ईसीटी, ईसीटी प्रयोग के विपरीत संकेत, मतलब अगर ईसीटी जो है प्रयोग करेंगे तो इसमें कौन कौन से जो है विपरीत लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, ऊपर तो हम लोग सीधा संकेत पढ़े हैं कि ईसीटी जो है कब जो है लगाने के लिए संकेत करेगा कि अब ईसीटी का ज़रूरत है, तो वो देखे हैं। लेकिन अब ईसीटी का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद क्या क्या विपरीत संकेत दिखेगा इसमें, चलिए देखते हैं। पहला है रिलेटिव फीचर्स, मतलब संबंधित लक्षण, मतलब उससे संबंधित और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, चलिए देखते। जैसे देखिए, अस्थिभंग, वृद्धावस्था, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था होने पर हृदय संचयी हृदयपात, हृदय पेशीय रोध लगन, दृष्टि पटल विच्छेदन, मतलब जो आई का जो ऑपरेशन हुआ रहता है, समझ गए, तो ये होता है। ये सब जो है संबंधित लक्षण होता है, रिलेटिव फीचर्स होता है, समझ गए, जिसमें आपको जो है विपरीत संकेत है, मतलब ये संकेत करता है कि ईसीटी यहाँ पे नहीं देना चाहिए। अगर इनमें से संबंधित कोई भी अगर चीज़ हुआ है किसी पेशेंट को और साथ में उसको मानसिक रोग भी है तो उसको ईसीटी नहीं दिया जाता है, समझ गए। ये विपरीत है, मतलब ये संकेत के विपरीत में है कि जो है आप उसको ईसीटी नहीं दे सकते हैं। जैसे हृदयघात, हृदय रोग, दृष्टि पटल विच्छेदन, गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप, वृद्धावस्था, अस्थिभंग, इस समय जो है ईसीटी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है संबंधित लक्षण। ठीक है, कि उसमें कोई पागलपन व्यक्ति है, अगर उसमें इस सब चीज़ों का कोई एक दिख जाता है तो उसको ईसीटी नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिएगा निश्चित लक्षण, अब्सोल्यूट फीचर्स। अब्सोल्यूट फीचर्स क्या होता है, देखिए कि रक्त वाहिनी का फूल जाना, क्या चीज़, रक्त वाहिनी का फूल जाना। ठीक है, रोगी का अंतः कपाल दाब अधिक होना, रक्त का इकट्ठा होने पर अवरुद्ध होना। अगर किसी को ईसीटी देते हैं तो उसमें जो है निश्चित लक्षण कौन कौन से दिखाई देगा, तो जो रक्त वाहिनी होगा वो फूल जाएगा, रोगी के अंतः इंटरनल जो स्कल है, कपाल है, उसमें दाब अधिक भर सकता है, और रक्त जो है इकट्ठा होने के साथ में क्लॉटिंग हो जाएगा, अबूर्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपका निश्चित लक्षण होता है जो कि ईसीटी वाले पेशेंट में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, क्या चीज़, निश्चित लक्षण में रक्त वाहिनी का फूलना, रोगी का अंतः कपाल प्रेशर अधिक होना और रक्त का इकट्ठा होने पर अवरुद्ध होना, समझ गए, 3। चलिए, ये निश्चित 2 लक्षण है मात्र, संकेत में देख चुके हैं, जो कि हम लोग संकेत में देख चुके हैं कि एक था ऊपर संकेत और एक है विपरीत संकेत। विपरीत संकेत में संबंधित लक्षण और निश्चित लक्षण देखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ईसीटी देने की प्रक्रिया, मेथड ऑफ गिविंग ईसीटी। अब चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि ईसीटी कब दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा, संकेत और विपरीत संकेत। ठीक है, तो अब जो है कैसे दिया जाएगा ईसीटी, उसका प्रक्रिया तो होगा ना, तो मेथड ऑफ गिविंग ईसीटी, ऐसे ही लाइन बाई लाइन याद रखिएगा कि भाई ईसीटी होता क्या है, उसके बाद ईसीटी कब दिया जाएगा, मतलब कब संकेत करेगा, कब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी संकेत और विपरीत संकेत। ठीक है, उसके बाद अब ये चीज़ जान लेंगे तो अब दिया कैसे जाएगा, मतलब इसका प्रक्रिया क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा गिविंग में ईसीटी का। तो चलिए जो है अब हम लोग प्रोसेस को देखते हैं ईसीटी देने का। ठीक है,
यहाँ पे देखिए औषधि के आधार पर जो आपका ईसीटी होता है वो क्या होता है, औषधि के आधार पर दिया जाता है और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोड की स्थिति के आधार पर, मतलब इलेक्ट्रोड जो कि ऊपर देखे हैं ना कि लोब में, टेम्पोरल लोब में शिफ्ट किया जाता था इलेक्ट्रोड को, 2 या 1 इलेक्ट्रोड को। तो यहाँ पे पहले है औषधि के आधार पर, फिर जो है इलेक्ट्रोड के आधार पर। समझ गए। देखिए जो औषधि के आधार पर ईसीटी दिया जाता है इसका कार्य विधि होता है, पहला है प्रत्यक्ष ईसीडी और दूसरा है अप्रत्यक्ष ईसीडी, डायरेक्ट ईसीडी और इनडायरेक्ट ईसीडी। ये आपका औषधि के आधार पर है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिया विधि में क्रिया विधि है ना, है देखिए क्रिया विधि है, हाँ नहीं प्रक्रिया, ईसीटी देने की प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया में औषधि के आधार पर दिया जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोड के आधार पर, ठीक है। ईसीटी में प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है, ठीक है, याद रखिए। इस प्रक्रिया में रोगी को बिना बेहोश किए ही ईसीटी दी जाती है। यह संशोधित ईसीटी से अधिक प्रभावी है, परंतु इसके पार्श्व प्रभाव जो है अधिक होते हैं। देखिए जो प्रत्यक्ष ईसीटी होता है औषधि के आधार पर, जो आपका प्रत्यक्ष ईसीटी होता है ये जो होता है रोगी को बिना जो है बेहोश किए ही ईसीटी दिया जाता है, जो प्रत्यक्ष वाला होता है। यह जो है संशोधित जो ईसीटी होता है इससे अधिक प्रभावित होता है, परंतु इसके पार्श्व जो है प्रभाव अधिक होते हैं, परंतु इसके बाद जो होता है इसके पीछे में जो होता है ईसीटी के बहुत ज़्यादा ये प्रभाव अधिक दिखाता है। समझ गए। तो याद रखिएगा कि औषधि के आधार पर प्रत्यक्ष जो है बिना बेहोश किए मरीज को ईसीटी दिया जाता है, जो कि संशोधित ईसीटी से अधिक प्रभावी होता है, परंतु इसका जो है पार्श्व में जो है क्या होता है, प्रभाव अधिक होता है। तो प्रत्यक्ष ईसीटी समझ गए औषधि के आधार पर, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि औषधि के आधार पर प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष, इसमें रोगी को ईसीटी से पूर्व मांसपेशी शिथिलता व बेहोशी के लिए औषधियाँ दी जाती है। इसके पार्श्व प्रभाव बहुत कम होते हैं, इसे मॉडिफाई ईसीटी भी कहा जाता है। समझ गए। देखिए अप्रत्यक्ष ईसीटी जो है वो आपका क्या है, प्रत्यक्ष ईसीटी के उल्टा है। जैसे प्रत्यक्ष ईसीटी में बिना बेहोशी के दे दिया जाता था ईसीटी, तो अप्रत्यक्ष वाला में जो है मरीज को पेशीय शिथिलता या बेहोशी करके जो है ईसीटी दिया जाता है, ठीक है। बेहोशी के लिए औषधियाँ दिया जाता है, इसीलिए औषधि के आधार पर क्रिया प्रोसेस में है, ठीक है। इसके पार्श्व जो है प्रभाव बहुत कम होता है, इसका जो प्रभाव पार्श्व जो इसके पीछे जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इससे मॉडिफाई ईसीटी भी कहा जाता है, इसे संशोधित ईसीटी भी कहा जाता है। और संशोधित ईसीटी से प्रभाव किसका अधिक होता है, वो डायरेक्ट का, इसीलिए जो है ये मॉडिफाई हो गया, संशोधित हो गया, और संशोधित से अधिक प्रभावी कौन हो जाता है, डायरेक्ट वाला, जो कि ऊपर हम लोग देखे हैं, ठीक है। समझ गए वाला। चलिए अब हम लोग औषधि के आधार पर देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड के आधार पर, ठीक है। इलेक्ट्रोड के आधार पर, इलेक्ट्रोड की स्थिति के आधार पर, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड, पहला था औषधि के आधार पर, दूसरा है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के आधार पर। समझ गए। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है किस किस आधार पर ईसीटी देने के जो है निर्णय करता है। पहला हम लोग देखे हैं औषधि के आधार पर, तो एक में जो है औषधि देकर जो है क्या किया जाता था, बेहोश करके ईसीटी दिया जाता था, तो वो इनडायरेक्ट था, ठीक है। उसमें जो है पार्श्व जो उसका प्रभाव था बहुत कम था और यह मॉडिफाइड था। बट जो डायरेक्ट था वह संशोधित से अधिक प्रभावी था, क्योंकि वहाँ पे बिना जो है औषधि के जो है क्या किया जाता था, ईसीटी दिया जाता था, तो डायरेक्ट था। समझ गए। अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोड के आधार पर है, तो इलेक्ट्रोड के आधार पर भी दो होता है, एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बाइलेटरल। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड के आधार पर भी दो प्रक्रिया है और औषधि के आधार पर भी ईसीटी देने का दो प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड के आधार पर देने का दो प्रक्रिया है, उसमें जो आपका है एक है यूनिलेटरल और एक है बाइलेटरल। अब देखिए यूनिलेटरल क्या है, समझिए। इसका प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है, लेकिन यह अधिक सुरक्षित होता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है तथा दूसरे इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास नॉन डोमिनेंट साइड पर रखा जाता है, अर्थात दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड रखा जाता है। समझ गए। देखिए
यूनिलेटरल जो है यह तुलनात्मक रूप से कम जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जो यूनिलेटरल ईसीटी होता है इसका तुलनात्मक रूप से कम प्रयोग किया जाता है, समझ गए। लेकिन यह जो होता है अधिक सुरक्षित होता है, कम उपयोग किया जाता है बट सुरक्षित जो है यह ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रोड को जो है नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है। एक इलेक्ट्रोड को कहाँ रखा जाता है? नॉन डोमिनेंट टेम्पोरल साइड के क्षेत्र पर रखा जाता है तथा जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है उसको मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास में नॉन डोमिनेंट साइड पर ही रखा जाता है, समझ गए। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए कहता है कि इसमें एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको डायरेक्टली नॉन डोमिनेंट साइड पर ही रखा जाता है। दोनों में अंतर है, वहाँ पे नॉन डोमिनेंट के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है और यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको मस्तिष्क के मध्य भाग में जो नॉन डोमिनेंट है उस पर ही उसी साइड पर रखा जाता है, समझ गए। चलिए, अर्थात दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड रखा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अगर अपने दाएं हाथ से सब चीज़ करता है काम उम, तो उसके दाएं हाथ से जो है बाएं हाथ की ओर जो है क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क पर रखा जाता है। मतलब वो दाएं हाथ से काम करता है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा वो मस्तिष्क के बाईं ओर लगाया जाएगा, समझ गए। समझ गए कि नॉन डोमिनेंट क्षेत्र पर कहाँ लगता है और नॉन डोमिनेंट क्षेत्र के टेम्पोरल साइड पर कहाँ लगता है, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया यूनिलेटरल, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं बाइलेटरल, समझ गए। बाइलेटरल देखते हैं। देखिए, यह ईसीटी का सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला तरीका है। क्या है? यह ईसीटी का प्रयोग में लिया जाने वाला सर्वाधिक तरीका है। चूँकि हम लोग ऊपर देखे हैं यूनिलेटरल का प्रयोग कम करता है, बस सुरक्षित ज़्यादा कौन होता है? यूनिलेटरल ही होता है। बट जो है बाइलेटरल में जो होता है यह सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस विधि में इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ टेम्पोरल क्षेत्र, आँख के लेटरल कैंथस से ऊपरी तरफ कान के मध्य जो है खींची गई रेखा से 1 से 1.5 इंच के दूरी पर स्थित बिंदु पर रखा जाता है, समझ गए। ये समझिए, यूनिलेटरल समझ गए, तो बाइलेटरल समझ लीजिए। बाइलेटरल जो होता है यह ईसीटी का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले तरीका होता है, समझ गए। इस विधि में इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ के टेम्पोरल क्षेत्र के आँख के लेटरल कैंथस से ऊपर तरफ कान के मध्य खींची गई रेखा से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर स्थित बिंदु पर रखा जाता है, समझिए। ये इस बाइलेटरल जो होता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड जो है मस्तिष्क के दोनों तरफ, मस्तिष्क के जो है दोनों तरफ कान है ना, कान, यही जो है कान जो है दोनों तरफ जो कान है उसी प्रकार से जो है दोनों तरफ से जो है इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है, जो आपका आँख है, आँख के जो लेटरल मतलब जो आपका लेटरल कैंथस है, आँख का जो बगल वाला हिस्सा है जिधर से कान है दोनों साइड से, उस लेटरल कैंथस से ऊपर की तरफ जो है कान के मध्य और आँख के मध्य में जो है हिस्सा होता है, वहाँ पे आपका 1 से 1.5 इंच की दूरी पर रखा जाता है। मतलब समझिए कि सीधा आँख के पीछे बगल वाला और कान के आँख और कान के दोनों के बीच में दोनों साइड से जो है इलेक्ट्रोड लगाया जाता है 1 से 1.5 इंच के दूरी के बिंदु पर, समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें समझ गए, बाइलेटरल हो गया या सर्वाधिक उपयोग होता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये तो आपका हो गया क्या चीज़, प्रोसेस, एक औषधि के आधार पर और एक इलेक्ट्रोड के आधार पर आपका प्रोसेस इतना ही है, विधि, ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये चीज़ें हो गया। अब दूसरा है आपका मैकेनिज्म, ईसीटी कार्यविधि। ईसीटी का कार्यविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी। अब एक काम कैसे करता है, हम लोग तो अब देख चुके हैं, विधि प्रोसेस देख चुके हैं कि कैसे कैसे ईसीटी लगाया जाएगा। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका कार्यविधि क्या होता है, समझ गए। चलिए, पहला है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी, ठीक है। पहला है जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी, इसके आधार पर है। ईसीटी का उच्चतम प्रभाव 5 से 10 ईसीटी देने के बाद प्राप्त होता है। देखिए, नंबर ऑफ ईसीटी मतलब ईसीटी का संख्या कितना है, इस फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर जो है पहला जो मैकेनिज्म है कि ईसीटी का उच्चतम जो प्रभाव होता है वो आपका 5 से 10 ईसीटी देने के बाद प्राप्त होता है। मैकेनिज्म याद रखिएगा कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी, ईसीटी में कितना आवृत्ति है, ठीक है, ये निर्भर करता है कि जब ईसीटी 5 से 10 ईसीटी देते हैं तब ये क्या करता है, अपना उच्चतम प्रभाव दिखाता है, समझ गए।
नेक्स्ट है क्रॉनिक सिजोफ्रेनिक रोगी के लिए 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। जो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट बहुत दिनों से अगर ग्रसित है सिजोफ्रेनिया से, तो उसे जो है 20 से 25 ईसीटी देना पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है। बट ईसीटी जो होता है अपना प्रभाव कब दिखाना शुरू कर देता है, तो 5 से 10 ईसीटी देने के बाद ही जो है ईसीटी अपना उच्चतम प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। बट जो क्रॉनिक मतलब लंबे समय से जो सिजोफ्रेनिक से मानसिक विखंडता से अगर ग्रसित है, तो उसको 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। समझ गए? तो ये है आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काम करता है। तो सिजोफ्रेनिया क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। वहीं पे बात किया जाए जो ईसीटी होता है अपना प्रभाव जो है 5 से 10 ईसीटी देने के बाद ही उच्चतम प्रभाव प्राप्त कर लेता है। समझ गए? तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे और देखिएगा क्या है कि ईसीटी सप्ताह में अधिकतम 3 बार प्रयोग की जा सकती है। ईसीटी जो है सप्ताह में अधिकतम कितना बार प्रयोग कर सकते हैं? 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप लोग देख लिए कि ईसीटी ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी। समझ गए? मतलब जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी, फ्रीक्वेंसी में कितना जो है ईसीटी में कितना आवृत्ति होना चाहिए, कितना समय होना चाहिए। तो ईसीटी जो है 10 से 15 ईसीटी जो है क्या होता है अपना उच्चतम प्रभाव प्राप्त कर लेता है। ठीक है, 5 से 10 ईसीटी के बाद जो है ईसीटी अपना उच्चतम प्रभाव जो है प्राप्त कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया होता है उसको जो है 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ईसीटी सप्ताह में 3 बार ही प्रयोग किया जा सकता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ईसीटी तकनीक हेतु की जाने वाली तैयारियाँ, प्रिपरेशन ड्यूरिंग ईसीटी टेक्निक। अब ईसीटी चूँकि हम लोग फ्रीक्वेंसी भी देख लिए, कार्यविधि भी देख लिए कि ईसीटी जो है कैसे काम करता है। तो ईसीटी जो है 5 से 10 ईसीटी देने के बाद जो है वह अपना उच्चतम प्रभाव जो है 5 से 10 ईसीटी के बाद जो है वह उच्चतम प्रभाव जो है दिखा देता है ईसीटी। लेकिन जो क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया वाला होता है उसको 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। ईसीटी जो है सप्ताह में 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं ईसीटी तकनीक हेतु की जाने वाली तैयारियां, मतलब प्रिपरेशन ड्यूरिंग ईसीटी टेक्निक। अब ईसीटी के लिए कौन कौन सी तैयारियां किया जाएगा, तो देखिए पहला है अनुमति लेना। ठीक है, सर्वप्रथम रोगी या उसके संबंधित से ईसीटी उपचार की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन करना अनिवार्य है, जिसके लिए रोगी हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो संबंधित के हस्ताक्षर एक सहमति पत्र पर लिए जाते हैं। देखिए ईसीटी के तैयारी में सबसे पहला जो चीज़ आता है कि अनुमति लेना, परमिशन लेना। अब ईसीटी जो है किसी भी पेशेंट को जो पागलपन हो या बहुत दिनों से डिप्रेशन से ग्रसित हो, उस पर दवाई कोई काम नहीं कर रहा है, या मानसिक कोई भी प्रॉब्लम हो जो बहुत दिनों से हो, अगर उसको ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सल ट्रीटमेंट देना है तो उसको जो है परमिशन लेना पेशेंट से या पेशेंट के संबंधियों से बहुत ज़रूरी होता है। यह एक कानूनी प्रक्रिया होता है। जब किसी को ईसीटी दिया जाता है तो यह कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो उसमें जो है उससे जो है क्या करते हैं, उससे अनुमति लेना जरूरी पड़ता है, क्योंकि ईसीटी के दौरान हो सकता है पेशेंट का मृत्यु हो जाए, तो जो बाद में जवाबदेही कौन लेगा? बाद में उसका जो पेशेंट का घर वाला होगा वो तो डॉक्टर को और उसके कर्मचारी को ही फंसाएगा। तो इसके लिए अनुमति लेना जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, पहला अनुमति लेना। दूसरा है यहाँ पे देखिए कि ईसीटी रूम तैयार करने में रखे जाते हैं। ईसीटी रूम तैयार करना, ठीक है, ईसीटी रूम तैयार करना, ठीक है, ईसीटी रूम में रखे, जैसे कि भी आकस्मिक घटना से निपटने हेतु सभी इमरजेंसी उपकरण ईसीटी रूम में रखने। देखिए दूसरा है ईसीटी रूम तैयार करना। ठीक है, तो ईसीटी रूम तैयार करने से क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो भी आकस्मिक दवाइयाँ हैं, जो भी इक्विपमेंट है, इमरजेंसी उपकरण जो है सभी ईसीटी रूम में रखा होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर पेशेंट को और सारा लक्षण दिखाई दे ईसीटी देने के दौरान तो तुरंत जो है उसका जो है देखभाल उसका हो सके। जब सामान पास में रहेगा तब ना। तो ईसीटी के जो है रूम में तैयारी करने में कौन कौन से सामान होना चाहिए? ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए ईसीटी रूम में। ठीक है, सक्शन एपार्टस होना चाहिए कि अगर मुंह से कोई झाग वगैरह लार वगैरह निकाले तो उसको जो है सक्शन किया जा सके। ठीक है, फेस मास्क होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिसक्सिनेशन एपार्टस होना चाहिए। ठीक है, बचाव के लिए उसको जो है आप काम कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन एपार्टस, फेस मास्क, रिसक्सिनेशन एपार्टस, ये सब जो है होना चाहिए। समझ गए?
उसके बाद है एनेस्थेटिक एप्लियंस, इमरजेंसी ड्रग, एम्बुलेंस बैग, ठीक है, और बीपी एपार्टस, ये सब जो है होना चाहिए। बीपी एपार्टस, इमरजेंसी ड्रग, एनेस्थेटिक एप्लियंस, एम्बुलेंस बैग, ये सब जो है आपका होना चाहिए ईसीटी रूम में, ठीक है। रिसक्सीशन एपार्टस, सक्शन एपार्टस, फेस मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब ईसीटी रूम में तैयारी करके रखना चाहिए ईसीटी देने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा तीसरा क्या बनता है कि रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना। रोगी को यहाँ पे देखिए, ये रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रोगी को ईसीटी से 30 मिनट पहले एट्रोपिलिन सल्फेट अधोत्वचीय सबक्यूटेनियस मार्ग से 1 GM जो है दी जाती है, ठीक है। देखिए ईसीटी तैयार करना, ईसीटी रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना। अब जब ईसीटी देना होता है तो पेशेंट को 30 मिनट पहले जो है क्या किया जाता है, एट्रोपाइन सल्फेट का 1 mg का जो है 1 GM का जो है क्या करते हैं, उसको एक अधत्वचीय सबक्यूटेनियस मार्ग से जो है उसको क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, जिससे स्रावित पदार्थ की मात्रा घट सके, जिससे उसके जो है मुंह से या किसी अन्य मार्ग से जो है उसका जो है सिक्रेशन ना हो, ठीक है। वह हृदय संकुचन में असमानता से सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे हृदय जो है संकुचित ना हो, इससे सुरक्षा मिले। ईसीटी से पूर्व रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम IV मार्ग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। देखिए पेशेंट को जो है क्या किया जाता है, एनेस्थेटिक के रूप में, बेहोशी के रूप में जो है उसे थियोपेंटल सोडियम इंट्रावेन के मार्ग से दिया जाता है। तो ईसीटी रोगी को ईसीटी तैयारी करने में क्या क्या किया जाता है, तो सबसे पहले है एट्रोपाइन का सल्फेट का सबक्यूटेनियस मार्ग से 1 GM का दिया जाता है, ताकि पेशेंट 30 मिनट पहले दिया जाता है ईसीटी से, ताकि उसके जो है सिक्रेशन जो भी पदार्थ हो सिक्रेशन वाला वो मात्रा घट जाए शरीर में, स्रावित मात्रा, ठीक है, जिसे ईसीटी के दौरान कोई भी स्राव न कर सके, ठीक है। साथ ही हृदय संकुचन में असमानता से सुरक्षा प्राप्त हो। साथ ही ईसीटी से पूर्व जो है रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम IV मार्ग से दिया जाता है। तो ये जो है रोगी को ईसीटी तैयार करने हेतु, समझ गए ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है कि ईसीटी से पूर्व रोगी के शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए जो है सलाइन कोलाइन जो है ससिनाइल कोलाइन जो है इतना ml तक IV द्वारा दी जाती है। देखिए ईसीटी से पूर्व रोगी के शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए जो है उससे जो है ससिनाइल कोलाइल 0.3 ml 0.5 ml IV द्वारा दिया जाता है शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए। ये सब क्या है, ये सब जो है आपका तैयारी है ईसीटी के तैयारी करने में, ठीक है। शरीर को विश्राम अवस्था व ईसीटी के दौरान ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिसे सेरेब्रल हाइपोक्सिया कहते हैं, अतः O2 थेरेपी द्वारा इसे रोका जाता है, समझ गए। देखिए ईसीटी में जब पेशेंट को विश्राम अवस्था में रखते हैं तो उसे जो है ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, इसलिए जो है O2 थेरेपी देते रहते हैं, ठीक है। चलिए ये सब ईसीटी की तैयारी करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। चौथा है कि रोगी को सही आरामदेह अवस्था प्रदान करना। रोगी को चपटे बिस्तर पर सुस्पाइन स्थिति में लिटाया जाना चाहिए तथा कशेरुकाओं दंड में ईसीटी के दौरान फ्रैक्चर को रोकने हेतु तकिया लगाना चाहिए, ठीक है। ईसीटी के दौरान वायु मार्ग को बनाए रखे, जीभ को काटने के हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। रोगी की गर्दन को सहारा प्रदान करने के लिए सपोर्टिव डिवाइस होनी चाहिए। देखिए ईसीटी के दौरान जो है क्या होता है कि पेशेंट अपना जीभ बाहर निकालने लगता है, जब उसको झटका लगता है तो जीभ बाहर निकाले तो कट सकता है, दांत पे दांत बैठा लेगा तो, ठीक है। तो इसके लिए जो है मुंह में माउथ गैग लगा देंगे ताकि जो है उसका मुंह जो है खुले नहीं, ठीक है, मुंह जो है उसका बंद ना हो, ठीक है। तो इसलिए ईसीटी में जो है माउथ गैग लगा देते हैं, वायु मार्ग खोल के रखते हैं ताकि उससे जो है ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करते हैं, गर्दन को लिए सपोर्टिव डिवाइस लगाते हैं सहारा प्रदान करने के लिए। साथ ही जो वर्टेब्रा होता है पीछे जो बैक वाला होता है सुस्पाइन स्थिति में लिटाते हैं और फिर जो है उसे ईसीटी दौरान देने के दौरान अगर झटका लगे तो इसके जो है फ्रैक्चर ना हो कशेरु वर्टेब्रा, तो इसके लिए जो है उसे तकिया लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है, समझ गए। चलिए पांचवा यहाँ पे देखिएगा
ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे 5वां है, आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, वीडियो बड़ा हो चुका है। इसका एक पार्ट और आएगा जहाँ पे आप लोग को ईसीटी का 1 और 2 देखने को, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने को मिलेगा। अभी हम लोग क्या देखे हैं, अभी हम लोग जो है 4 पॉइंट तक इसका देखे हैं। ईसीटी के लिए रोगी को कैसे तैयार करना है, ये वाला हम पॉइंट 4 तक देख चुके हैं। इससे आगे जो है हम लोग ईसीटी का देखभाल और ईसीटी में जटिलता ये सब देखेंगे। बाकी यहाँ तक जो है हम लोग अगले वीडियो में फिर से यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो है आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक जो है आप लोग इसको प्यारा आशीर्वाद दीजिए। पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर जल्द आएंगे ईसीटी का। तो आप लोग जो है इसको, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फालतू में देखने से कोई मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।